वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। आज से हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर एपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट जितनी कहानियाँ लगी हैं, यानी 21 पूरी कहानियाँ लगी हैं, और उन सारी कहानियों को हम डेली लाइन बाय लाइन एक एक करके कंप्लीट करेंगे, जिसमें से जो भी तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं उनको बाकायदा टिक करते हुए चलेंगे। आज हम लोग कहानी देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और सबसे एक बात ये भी है कि हम लोग लेसन कंप्लीट करने के बाद ये भी देखेंगे कि ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, किस सन में प्रकाशित हुई, और इसका रचनाकाल क्या है, इसके विषय में इम्पॉर्टेंट कथन किसी विद्वान ने कहे हैं तो वो सभी देखते चलेंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। अपने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी 1901 को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। ये जो हाईलाइट है ग्रीन कलर से, ये इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे इतना तथ्य पूछा, उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को लेकर चल बसी थी। एक बार ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था कि एक टोकरी भर मिट्टी में बुढ़िया की जो कन्या थी उसकी उम्र कितनी थी। तो यहाँ पे देखो दिए हैं कि एक 5 बरस की कन्या छोड़कर उसकी माँ जो थी या उसकी बहू थी जो चल बसी थी, तो लड़की की जो उम्र थी 5 साल थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। यानी उसे जब अपने पति, इकलौता पुत्र, उसी झोपड़ी में उनका निधन हो गया तो उनकी जब याद आती तो उस झोपड़ी से उसकी इतनी यादें जुड़ी थी, इसलिए वह रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई। पड़ोसी कौन था? जमींदार था। उसकी इच्छा क्या थी कि अपनी जो महल है उसके सामने से झोपड़ी हटवा के वहाँ तक अपने महल की चहारदीवारी या महल को बढ़ा ले आगे। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। उसका एक पुत्र भी वहीं मरा था, उसका पति भी, और वह भी वहीं पर मरना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदार चाल चलने लगे। मतलब जो जमींदारी चाल क्या है कि अपना पावर दिखाने लगे, जब उसने सामान्यता नहीं माना। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की, यहाँ पर वकीलों पर जो लेखक ने है माधवराव सप्रे जी ने व्यंग किया है कि वकीलों को थैली जो गर्म कर दी जाती, यानी उन्हें पैसे रुपए देकर अदालत से झोपड़ी पर किसने, जमींदार ने कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस लाइन को देख लीजिएगा। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दे। यानी जो महिला थी एक टोकरी लेकर आई थी, तो उसे कहा गया, श्रीमान यानी जमींदार ने कहा कि इस महिला को यहाँ से हटवा दो, क्योंकि उसकी झोपड़ी पर उन्होंने कब्जा किया था। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो आप यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छोटी है तब से पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, यानी उस झोपड़ी में चलो, अपनी दादी से कहती है, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। एक बार यूजीसी नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आया था कि महिला जो थी, वह विधवा जो थी, बुढ़िया थी, वह मिट्टी एक टोकरी भर किस लिए लेने गई थी। ऑप्शन में था चूल्हा बनाने के लिए, पोतने के लिए, किस, और एक दो ऑप्शन थे इस तरह, दीवार बनाने के लिए। तो उत्तर क्या होगा? विधवा जो एक टोकरी में मिट्टी लेने गई थी वह चूल्हा बनाने के लिए लेने के लिए गई थी। ये छोटे छोटे तथ्य यही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं और यही पूछे जाते हैं। तो वह उसने सोचा कि मतलब मिट्टी, वही की मिट्टी से अगर वह चूल्हा बनाएगी, उस चूल्हे में फिर वह रोटी पकाएगी तो उसकी पोती खा लेगी। इससे भरोसा था कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊँ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। यानी वो सिर्फ ये भी जमींदार समझ रहे थे कि एक टोकरी भर मिट्टी लेगी,
अच्छा उसकी मैंने झोपड़ी ली है तो एक टोकरी मिट्टी ले जाओ। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसने पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसकी आंसू की धारा क्यों बहने लगी? उसके पति की वहीं डेथ हुई, उसके बेटे की वहीं डेथ हुई, उसकी विधवा पतोहू भी वहीं अपनी एक 5 बरस की पुत्री को छोड़कर चल बसी। तो उसकी इतनी सारी यादें जुड़ी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। इसमें ये तथ्य भी याद रखने वाले हैं कि कौन सी कहानी किस टॉपिक पे कहाँ बदल रही है, क्योंकि कभी कभी यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में लाइनिंग भी देने के बाद पूछ लेते हैं, ये टॉपिक भी पूछ लेते हैं। तो इनको भी ध्यान रखना कि कौन सी कहानी किस स्टेप पर मोड़ ले रही है, कहाँ पर पहले मिट्टी भर रही है या पहले अपने घर बनाएगी जाके, या अपनी पोती को कब खाना खिलाएगी। ये तथ्य भी, क्योंकि बीच बीच से एक एक लाइनिंग कम से कम 4 4 6 6 लाइनें छोड़ने के बाद एग्जामिनर उठाते हैं। तो फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई कि किसी नौकर से न कहकर आप स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। मतलब उन्होंने, जमींदार ने, उसके अंदर भावनाएं क्या आई होंगी कि मैंने इसकी झोपड़ी ले ली, चलो मैं ही उठा देता हूँ। तो उन्होंने किसी नौकर से ना कहा, स्वयं टोकरी को उठाने लगे। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है, यानी वो उठाने में समर्थ नहीं है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई, यानी वो बिल्कुल जमींदार साहब उठा नहीं पाए टोकरी को। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, ये नीचे की जो लाइन ग्रीन कलर की हाईलाइट की गई है यह इंपॉर्टेंट है, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी हैं, उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे, यानी आप कैसे ढो सकेंगे दूसरी की जो जिस पर कब्जा कर लिया है, तो आप इसका बोझ कैसे उठाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। ये भी इतनी लाइनिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ये एक टोकरी भर मिट्टी से है। कभी कभी एग्ज़ाम हम लोग जब जाते हैं तो कभी कभी जैसे इंटरव्यूअर होते हैं तो पूछ लेते हैं कि टोकरी भर मिट्टी है या एक टोकरी भर मिट्टी है। तो ये चीज़ें हमें, बहुत छोटा सा तथ्य है लेकिन कंफ्यूज करता है। तो हमारे लेसन का क्या नाम है? एक टोकरी भर मिट्टी। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी, अपने किए हुए का उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस विधवा बुढ़िया से क्षमा मांगी, उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ये आदर्शवादी कहानी है, क्या वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रचनाकार ने यथार्थवादिता से इसकी आदर्श की ओर उन्होंने इस कहानी को मोड़ दिया। छोटी सी कहानी है जिसमें हृदय परिवर्तन जमींदार का दिखाया गया और काफ़ी हृदय को प्रभावित करने वाली कहानी है। इसमें 2 3 तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे विधवा की पोती की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष थी। विधवा मिट्टी बनाने के लिए किसके लिए मिट्टी लेने गई थी? ये 2 क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में हूबहू पूछे गए हैं। तो चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने गई थी और जमींदार साहब ने कब्जा कर लिया, क्या कौन से हथकंडे अपना के? तो वकीलों की थैली गर्म करके। ये एक कथन है माधवराव सप्रे का, किसी को जीतना है तो कलम की धार से जीतो। माधवराव सप्रे ने गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है और इसका अनुवाद किसने किया है? माधवराव सप्रे में। थोड़ा हम इस कहानी के विशेष तथ्य भी देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है कि ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, ये हैंड रिटन के माध्यम से थोड़ा आप लोगों को बताएंगे। एक टोकरी भर मिट्टी, इसके रचनाकार कौन है? माधवराव सप्रे। कभी कभी कहानीकारों का क्रम भी पूछ लेता है, तो हमें निधन अगर नहीं याद है तो जन्म वर्ष जरूर याद करने पड़ेंगे जो हमारे सिलेबस में शामिल है। 1871 है माधवराव सप्रे का जन्म, और जो कहानी में रचनाकार लगे हैं उनमें सबसे उम्र में यही बड़े हैं, माधवराव सप्रे जी 1871। फिर भी हम देख लेंगे अगर यदि कोई और है। रचनाकाल 1901 ईस्वी में। ये जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, यह 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई, और इस पत्रिका के संपादक भी कौन थे? माधवराव सप्रे जी
इस पत्रिका के संपादक भी वही थे और उसी पत्रिका में ये छपी थी, किसमें, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। जैसे 2025 में भी एग्ज़ाम हुआ है 24 दिसंबर वाला, इसमें कानों में कंगना 2013, उसकी 1913 जिसका रचनाकाल है, इस कहानी का किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो पूछा था, आया था। इस बार इस कहानी को भी हम लोग किसी नेक्स्ट दिन बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आधुनिक शोध एवं देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है। यह जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, यह आधुनिक शोध यानी कई शोध हुए, रिसर्च हुए इस पर, और उस देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। यह वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। वर्ग भेद का मतलब निम्न वर्ग, उच्च वर्ग। तो महिला क्या थी, विधवा जो थी वह निम्न वर्ग से थी, जमींदार साहब उच्च वर्ग से थे। तो यह वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। इसका वर्ण विषय क्या है, गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट की गई है, यानी जो जमींदार का मन परिवर्तित हो जाना, हृदय परिवर्तित हो जाना, इसलिए। और सामंती शोषण का चित्रण किया कि सामंत लोग कैसे निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों का कैसे शोषण करते हैं, हर हथकंडे अपना के, मतलब कानूनी कार्रवाई भी पैसे की तरफ मोड़ ले लेती है। इस कहानी में ये भी दिखाया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी का हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ी है, तो इसका सारांश अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा है। इस कहानी का ताना बाना एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन शोषण सामंतवाद के तंतुओं से बुना है। एक जमींदार द्वारा अपने महल के सामने स्थित असहाय विधवा की झोपड़ी को हड़पना, विधवा का जमींदार के समक्ष गिड़गिड़ाना, अपनी पोती के प्रति वात्सल्य भावना प्रकट करना, जमींदार द्वारा टस से मस न होना, अंत में विधवा द्वारा अपनी जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी मांगना, जमींदार के हृदय का परिवर्तित हो जाना आदि चित्रण इसमें है। इस शॉर्ट फॉर्म में हमने पूरी कहानी का सारांश समझ लिया, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सारांश से काम चलने वाला नहीं है, हमें पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन ही पढ़ना पड़ेगा। पात्र कौन सी हैं, विधवा स्त्री है, जमींदार हैं, विधवा की पोती है जिसकी उम्र 5 वर्ष है, और वकील का भी जिक्र हुआ है कि उन वकीलों की थैली गर्म करके उन्होंने विधवा की झोपड़ी पर कब्जा किया। इस कहानी के संदर्भ में कुछ आलोचकों के मत हैं, उनको देखते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी संवेदना की छवि अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी है, यानी जिसमें संवेदना मतलब हृदय को छू लेने वाली जो दृश्य हैं, उस अभिव्यक्ति के आधार पर यह गोपाल राय का कथन है कि एक टोकरी भर मिट्टी संवेदना की छवि की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी है, गोपाल राय कहते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी की प्रतीक बन गई है। इस कहानी में भारत की स्वाधीनता का भाव प्रकट हुआ है, या डॉक्टर सत्यकाम का कथन है। यह हमारी आज एक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी रचनाकार माधवराव सप्रे समाप्त होती है। हम लोग पूरी 21 कहानियाँ यूजीसी नेट टीआरएफ में लगी हैं, जो कि वैसा ही बिल्कुल हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है। तो हम लोग दोनों एग्ज़ामों की दृष्टि से और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के एग्ज़ाम होंगे उनकी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। आज से हम लोग डेली ये श्रृंखला चलाएंगे, और 21 पूरी 21 कहानियाँ जो लगी हैं, 11 निबंध लगे हैं, 13 उपन्यास लगे हैं और 14 नाटक लगे हैं, उनको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।